आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपने क्लास 8 हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट के आपके पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ यार माय फ्रेंड्स एक बार उसको पक्का देख लो, वरना आप यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्टिविटी से। कल मैंने आपको लास्ट में यहाँ पे बताया था आपके पीरियोडाइज के बारे में। ठीक है, तो चलो यार अब डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बताता है आपको एक्टिविटी के अंदर, इंटरव्यू योर मदर और अनदर मेंबर ऑफ योर फैमिली टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ। नाउ डिवाइड देयर लाइफ इनटू डिफरेंट पीरियड्स एंड लिस्ट आउट द स्पेसिफिक इवेंट इन ईच पीरियड। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ योर पेरियोडाइजेशन। माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली आप सभी को कहता है क्या है कि आप एक काम करो, आपके घर में जो आपकी मम्मी रहते हैं या फिर कोई और बड़े रहते हैं, आप उनसे बात करो, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में उनसे जानने की कोशिश करो और पूछ के फिर आप एक काम करो, जो उनकी लाइफ हिस्ट्री है ना माय फ्रेंड्स, उसको अलग अलग पीरियड्स में ऐसे डिवाइड कर दो और उसके जो मेजर इवेंट्स हैं उनको उठा के। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ माय फ्रेंड्स हमारे हिस्टोरियंस करते हैं, जो कि कल हमने स्टडी किया था हमारे पीरियोडाइज के अंदर। ठीक है, बाकी चलो यार अब आपको आगे बताते हैं। सो कहता है, Mill thought that all Asian society were at a lower level of civilization than Europe. According to his tellings of history, before the British came to India, Hindu and Muslim disposed ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, and the superstitious practices dominated social life. British rule, Mill felt, could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions, and laws in India. Mill in fact suggests that British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people, for India was not capable of progress without the British help. My friends बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या बताते हैं कि देखो, मैंने कल आपको बताया था कल वाले पार्ट के अंदर कि जो आपके मिल थे उन्होंने हमारी जो इसको हिस्ट्री थी इसको पीरियोडाइज किया था कि भाई सबसे पहले आपके हिंदू, उसके बाद माय फ्रेंड्स आपकी मुस्लिम, उसके बाद आपकी ब्रिटिश। आपको कुछ याद आया? तो यहाँ पे उसी मिल के बारे में आप सभी को बताता है। कहते हैं कि जो आपके मिल थे उनका ये मानना था कि भाई जो यहाँ पे ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश से पहले यहाँ पे जो सोसाइटी थी वो थी आपकी हिंदू और मुस्लिम। और ये जो दोनों थे ना माय फ्रेंड्स, हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों माय फ्रेंड्स ऐसे ही मतलब कि इनके कुछ कुछ सोशल कस्टम्स थे, जैसे कि भाई आपको पता है कि सती प्रथा थी। और माय फ्रेंड्स मतलब कि जो हमारी कास्ट हो गई, हम मतलब कि जातिवाद में विश्वास रखते थे और जो हमारी सोशल लाइफ थी वो बहुत नीची मानता है मिल। ठीक है, फिर बताते हैं कि जब यहाँ पे ब्रिटिश आए उन्होंने अपने यहाँ पे लॉज को लाया, साथ में उन्होंने अपने यहाँ पे नॉलेज को भी लेके आए और उन्होंने हमारी सोसाइटी को यहाँ पे नॉलेज दे के एक अच्छी और इनलाइटेंड सोसाइटी यहाँ पे बनाया। उससे पहले हिंदू और मुस्लिम यहाँ पे अच्छी सोसाइटी नहीं थे, उसका ऐसा मानना है। ठीक है, अब मे भी आप सभी को ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी और कुछ बातें भी आपके सर के ऊपर से जा रही होंगी, फिर उनको आप तभी समझ पाएंगे तब हम अगले चैप्टर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर बताते हैं, इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल द फोर्स ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। द पीरियड बिफोर द ब्रिटिश रूल वॉज one of the darkness. Can such a conception be accepted today? In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? Did not variety of faiths exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? To do so, it is suggest that the lives and the practices of the others do not really matter. We should not remember that even rulers in the ancient India did not all share the same faith. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बेसिकली क्या बताना चाहता है, चलो एक काम करता हूँ, मैं आपके माइंड में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ और आप इस बात को ध्यान से समझना जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बताते हैं कि यार जो आपकी हिस्ट्री होती है, देखो यार अब ये हमारी हिस्ट्री है, हम मतलब कि जीरो से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। अब मानो माय फ्रेंड्स हम यहाँ से पैदा हुए और यहाँ तक गए, जो हमारे पूर्वज थे आप उनको मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद माय फ्रेंड्स ये सारा जो बीच का टाइम हुआ ये हमारी हिस्ट्री है कि भाई यहाँ पे हमने वार लड़े, यहाँ पे हमने कुछ किया, यहाँ पे राजा को मुकुट पहनाया गया, यहाँ पे कुछ और हुआ। आई मीन ये हमारी हिस्ट्री के अंदर माय फ्रेंड्स कुछ कुछ इवेंट्स हुए, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब कुछ क्या करते हैं कि भाई अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कहूँगा भाई मैंने ये वार लड़ा।
ठीक है। तो यार आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये वॉर मैंने कब लड़ा, नहीं पता लगेगा ना। तो मैंने क्या किया भाई, अपनी हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया अलग अलग पीरियड्स के अंदर। अब मानो मैंने इस पीरियड को मान लिया, इसको 3 पीरियड्स के अंदर बांट दिया, ठीक है। और ऐसा ही कुछ माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं मिलने किया, वो जो कि क्या थे, अंग्रेजों के हिस्टोरियंस थे, जो कि आपके अंग्रेज भारत में आए थे ना, उनके हिस्टोरियंस थे। उन्होंने क्या किया, इस पीरियड को 3 भागों में बांट दिया। वो पहले पीरियड को यहाँ पे बोलते हैं हिंदू, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं माय फ्रेंड्स वो मुस्लिम, और तीसरे को माय फ्रेंड्स वो कहते हैं ब्रिटिश, ठीक है। और फिर उनका ऐसा मानना था कि भाई जो ये हिंदू और मुस्लिम थे, ये जातिवाद में, सती प्रथा में और अपने जो सोशल कस्टम्स थे उन्हीं में ऐसे उलझे पुलझे हुए थे। उनको मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं थी सोसाइटी की। उसके बाद जो ब्रिटिश लोग आए, इन्होंने यहाँ पे आकर उनको यहाँ पे नॉलेज दी और उन्हें इनलाइटन किया, ठीक है। वो ऐसा क्यों कह रहे थे माय फ्रेंड्स, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, क्योंकि यार वो किसके हिस्टोरियंस थे, यहाँ पे ब्रिटिश लोगों के हिस्टोरियन थे, ठीक है। अब ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। फिर आपको आगे इसमें यही बात समझाता है कि भाई ऐसे किसी सोसाइटी को डिवाइड कर देना जैसे कि भाई हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये बिल्कुल सही हम नहीं मान सकते यार। हमने कैसे डिवाइड किया इसको, एक बार सोच के देखो आप। मतलब कि जो इस टाइम के राजा वगैरह लोग थे वो सारे हिंदू थे, तो हमने इसको हिंदू बोल दिया। हमने इसको सिर्फ यार धर्म के बेस पे बांट दिया। ये देखो आप, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ये ब्रिटिश। मतलब कि हमने अपनी हिस्ट्री को धर्म के बेस पे डिवाइड कर दिया। किसने डिवाइड किया था ऐसे, लेकिन आपकी मिल ने डिवाइड किया था, हमने नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताता है कि भाई ऐसा कुछ डिवीजन होना चाहिए जो कि भाई हम अच्छे से एक्सेप्ट कर सकें। ऐसे किसी को धर्म के बेस पे बांट देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। बाकी चलो यार, अब आपको आगे बताते हैं। सो कहता है, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू द एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। अब यहाँ पे बताता है कि भाई अंग्रेजों ने कैसे बांटा था हमारी हिस्ट्री को, 3 पार्ट्स के अंदर ऐसे। और वो 3 पार्ट्स आप मेरे को बताओ। अब मे भी आपको समझ में आ रही होंगी सारी बातें। यहाँ पे थी हमारे हिंदू, हमारे मुस्लिम और हमारे ब्रिटिश। उन्होंने ऐसे हमारी हिस्ट्री को बांट दिया। लेकिन माय फ्रेंड्स बाद में हिस्टोरियंस ने देखा कि भाई इन्होंने तो हमारी हिस्ट्री को धर्म के बेस पे बांट दिया है, और धर्म के बेस पे ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। फिर उन्होंने इसको अच्छे से बांटा, और अब हम क्या स्टडी करते हैं यहाँ पे, एंशिएंट, और यहाँ पे आपका मेडाइवल, और यहाँ पे आता है माय फ्रेंड्स आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि जो आपकी क्लासिफिकेशन है हमने उसको कैसे बना दिया है, आपकी एंशिएंट, आपकी मेडाइवल और आपकी माय फ्रेंड्स मॉडर्न, ठीक है। ये सिर्फ हमने पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया है हमारी हिस्ट्री को, ताकि यार हमें जानने में आसानी हो। और अब भी अगर माय फ्रेंड्स आपको बातें क्लियर नहीं हो रही हैं तो भाई आपको वीडियो को रिवाइंड करने की जरूरत है और आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। अब यार मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको यहाँ पे समझा दिया, तो अब मे भी आपके माइंड में सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे बताता है, दिस डिवीजन too has its problem. It is a periodization that is borrowed from the West, and where the modern periods was associated with the growth of all the forces of the modernity: science, reason, democracy, liberty and equality. Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Can we uncritically accept these characterizations of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, the under British rule people did not have equality, freedom or liberty, nor was the period once the economic ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को क्या समझाना चाहता है, चलो यार उसको भी ड्रॉइंग करके बताना पड़ेगा मेरे को। ग्रीन कलर लेता हूँ, ठीक है। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई अब ये देखो यार, हमने अपनी हिस्ट्री को अब कैसे बांट दिया है, ये तो आप सभी समझ चुके हो कि ये हो गई हमारी एंशिएंट यहाँ तक, उसके बाद ये आ गई हमारी यहाँ तक मेडाइवल, और ये हो गई फिर हमारी मॉडर्न। तो लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि भाई इसको भी हम यहाँ पे अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है। अब उनका ऐसा मानना है क्यों है, चलो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन यहाँ पे कर ही देता हूँ। तो यहाँ पे बताते हैं कि भाई हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो जब हम इस पीरियड को यहाँ पे मॉडर्न पीरियड बोलते हैं ना माय फ्रेंड्स, वो ये जो मॉडर्न वर्ड है ये हमने वेस्ट से लिया है। अब वेस्ट से आप क्या समझेंगे मैं बताता हूँ इसको। देखो ये हो गई हमारी इंडिया। अब मैंने ऐसे फटाफट से मैप बना दिया, आप समझ लेना, ठीक है। जो हमारे इंडिया से वेस्ट की तरफ, आई मीन यहाँ पे आपका ब्रिटेन आता है जहाँ से आपकी अंग्रेज आए थे, उसके बाद माय फ्रेंड्स आपका अमेरिका आता है। तो उन लोगों ने अपनी हिस्ट्री को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रखा है कि जो उनका वो वाला पीरियड था ना, कि भाई जिस टाइम पे यहाँ पे माय फ्रेंड्स साइंस की ग्रोथ हुई, रीजन्स की, डेमोक्रेसी, आई मीन कि इन सभी की जब ग्रोथ हुई, सभी लोगों को इक्वालिटी मिली, तो वो उस पीरियड को यहाँ पे मॉडर्न पीरियड बोलते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे बताते हैं वो मेडाइवल पीरियड माय फ्रेंड्स उस पीरियड को बोलते हैं जब ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी, आई मीन इक्वालिटी नहीं थी। ठीक है। अब लेकिन यार यहाँ पे बताते हैं कि हम जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर माय फ्रेंड्स स्टडी करते हैं ना, वो क्या करते हैं हम स्टडी कि भाई जो हमारे उस मतलब कि गांधी जी ने ये मूवमेंट चलाई इक्वालिटी को लेने के लिए, यानी कि हमारी सोसाइटी में यार मॉडर्न पीरियड में क्या नहीं है माय फ्रेंड्स, इक्वालिटी नहीं है। इसलिए कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि भाई ये जो हमने डिवाइड किया है लेकिन ये भी सही नहीं है, लेकिन यार ज़्यादातर हम इसी को यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है। अब ये बात भी आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। फिर कहते हैं कि मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। और माय फ्रेंड्स इसलिए कुछ हिस्टोरियंस इस मॉडर्न पीरियड को क्या बोल देते हैं, कॉलोनियल पीरियड भी बोल देते हैं। ठीक है। तो अब आपके माइंड में आया होगा कि भाई सर ये कॉलोनियल क्या है। ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इस कॉलोनियल को भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल subjugating local nawabs and rajas. You will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, brought the goods they wanted, low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a conquest. अब my friends यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपकी जो बुक है ना इसके अंदर आप स्टडी करोगे कि भाई जो ब्रिटिश थे उन्होंने कैसे हमारे जो इंडिया था, कंट्री था, उसको जीता, उन्होंने कैसे यहाँ पे अपने साम्राज्य को स्थापित किया, कैसे यहाँ पे जो हमारे नवाब थे उनको अपने अंडर ले लिया, और उसके बाद माय फ्रेंड्स कैसे जो हमारी इकोनॉमी थी उसको अपने उन्होंने हाथ में ले लिया, और कैसे वो यहाँ पे टैक्स इकट्ठा उन लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया, कैसे वो अपनी मन मर्जी की फसलें किसानों से उगवाने लगे थे। और माय फ्रेंड्स वो सिर्फ उन्हीं को उगवाते थे जो उनको अपने देश में यहाँ पे एक्सपोर्ट करनी पड़ती थी। ठीक है। यू विल अंडरस्टैंड दी चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ कॉन्क्वेस्ट, और क्या क्या बदलाव यहाँ पे हमारे कंट्री के अंदर हुए अंग्रेजों के आने के बाद। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्राउट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिस। और जो हम लोग प्रैक्टिस करते थे, जो हमारे यार पुराने टाइम से चले आ रहे कल्चर थे, उनके अंदर कैसे बदलाव आया, हम वो भी स्टडी करेंगे इस बुक के अंदर। फिर कहते हैं when the subjugation of one country by another leads these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि जब ऐसा कुछ हो कि भाई कोई दूसरी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर इस तरह के मतलब कि अपने आप को मतलब कि उससे बड़ा करने की कोशिश करे, उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करिए। ठीक है। तो इस टाइप की जो चीज़ें आपकी होती है उसके अंदर आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, इन सभी के अंदर माय फ्रेंड्स चेंज हमें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, कोलोनाइजेशन। ठीक है। अब मे भी आपको ये वर्ड माय फ्रेंड्स बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद आप सभी को आगे कहते हैं यू विल हावेवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस इन द सेम वे, दैट इज वाई द बुक इज कॉल्ड आवर पास्ट इन द प्लूरल। अब यहाँ पे बताता है कि भाई यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि भाई सभी सोसाइटी में एकदम से चेंज नहीं आया, सभी में यार धीरे धीरे चेंज आया आपका। ठीक है। और माय फ्रेंड्स इसलिए हमने इस बुक का नाम भी यहाँ पे आपने देखा हो तो क्या रखा है, आवर पास्ट, यानी कि सिर्फ एक आदमी का पास्ट नहीं, बहुत सारे इंसानों के पास्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आगे आप सभी को बताते हैं हाउ डू वी नो, कि हमें कैसे पता लगेगा। व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लेट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसीजर, रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई हिस्टोरियंस हमारी सोर्सेज का यूज़ करते हैं हमारी हिस्ट्री को लिखने के लिए, और हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स भी पड़े हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स के। अब यहाँ पे बताते हैं वन इम्पोर्टेंट सोर्स इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट। Every instructions, plan, policy, decision, agreement, investigations had to be clearly written। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो यहाँ पे ब्रिटिश लोग थे उनका मानना था कि भाई हर एक चीज़ अगर लिखित में हो तो ज़्यादा सही रहती है। ठीक है। इसलिए यार वो जो भी अपनी पॉलिसी लेके आते थे, जो भी प्लान लेके आते थे, जो भी वो एग्रीमेंट करते थे, उस सभी को वो लिख के रखते थे। ठीक है। वंस दिस वॉज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जब ये बिल्कुल अच्छे से हमें मिल गई तो हमने उनको ध्यान से पढ़ा और उनके ऊपर डिबेट हुई। This convention produced an administrative culture of memos, notings and the reports। अब यहाँ पे my friends इसी से आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर निकल के आता है ना हमारा, कि भाई हमें मेमोज लिख के देने पड़ते हैं, नोट लिख के देने पड़ते हैं, रिपोर्ट्स देनी पड़ती है, तो यार वो यहीं से आया my friends।
फिर कहते हैं दी ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। और यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग थे उनका ये भी मानना था कि भाई हमारी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी हमारी नोट्स होती हैं, उनको हमें बहुत संभाल के रखना चाहिए। So they set up record rooms attached to all administrative institutions, the village तहसीलदार ऑफिसर। अब यहाँ पे बताते हैं कि इसलिए उनके जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स थे, रिपोर्ट थे, उन सभी को वो संभाल के रखते थे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस था उसके पास में, और वो था माय फ्रेंड्स आपका तहसीलदार का ऑफिस, ठीक है। और उस एक आपका कलेक्टर का ऑफिस भी माय फ्रेंड्स वही था, और जो कमिश्नर का ऑफिस होता है वो भी वही था। द प्रोविजनल सेक्रेटरीट्स, द लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक द आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे बताता है कि उन्होंने भाई यहाँ पे स्पेशल आर्चीव्स बनाए, आपके म्यूजियम बनाए इन सभी रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए, अच्छे से प्रिजर्व करने के लिए। फिर बताता है लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू द अनदर इज द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन द आर्चीव्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपके मेमोज एक एडमिनिस्ट्रेशन से दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचाए जाते थे उस टाइम पे, उनको हम आज भी जाके पढ़ सकते हैं आपकी आर्चीव्स के अंदर। फिर कहते हैं यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप टू द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशंस। और यहाँ पे जो वो रिपोर्ट भेजते थे अपने ऊपर वाले ऑफिसर्स को, यार वो भी हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। बाकी माई फ्रेंड्स हमारे पास एक सोर्स यहाँ पे गिवन भी है। अब यहाँ पे जो सोर्स हम पढ़ने वाले हैं वो है रिपोर्ट टू दी होम डिपार्टमेंट, कि भाई जो होम डिपार्टमेंट था उसको कैसे रिपोर्ट यहाँ पे भेजी गई है। हम एक रिपोर्ट को स्टडी करेंगे, और इन्हीं फ्रेंड्स रिपोर्ट्स को, लेटर को स्टडी करके जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस टाइम की हिस्ट्री को लिखा है, ठीक है। तो चलो एक काम करता हूँ, इस रिपोर्ट को यहाँ पे पढ़ लेते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को कहता है इन 1946 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्राइंग टू पुट डाउन अ म्यूटनी that broke out on the ship of the Royal Indian Navy. Here is a sample of the kind of report the होम डिपार्टमेंट got from different dockyards। अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स आप सभी को बताता है कि 1946 के अंदर जो आपकी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, उसने क्या किया कि जो आपके सिपाही मतलब कि एक जहाज के अंदर बैठ के आए थे रॉयल इंडियन नेवी बन के, मतलब कि भाई हमारे इंडिया की नेवी बन के, उन सभी को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ उन्होंने अपने प्लान वगैरह बनाए होंगे। तो उसकी जो यार अलग अलग रिपोर्ट्स हैं हमें अलग अलग यहाँ पे डॉकयार्ड बंदरगाहों से मिली हैं। तो वही रिपोर्ट आपकी यहाँ पे हम आप सभी को बता रहे हैं। हमें जो बॉम्बे से मिली है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे बोलते हैं कि अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर द शिप एंड एस्टेब्लिश रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। कि भाई आप सभी बिल्कुल चौकन्ने रहना, तैयार रहना, हमें उनके ऊपर कब्जा लेना है। अगर रॉयल इंडियन नेवी के शिप यहाँ पे आते हैं तो यार हमें उनको मतलब कि अपने बंदरगाह के करीब नहीं आने देना है। उसके बाद जो कराची से मिला है वहाँ पे बताते हैं 301 म्यूटनियर्स आर अंडर अरेस्ट एंड फ्यू मोर स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड आर टू बी अरेस्ट। यहाँ पे बताते हैं कि भाई 309 को तो हमने सिपाहियों को यहाँ पे मतलब अरेस्ट कर लिया है, बाकी देखते हैं और कितने मिल पाते हैं। ऑल इस्टेब्लिशमेंट्स आर अंडर मिलिट्री गार्ड, और जो भी कुछ है यहाँ पे वो सब मिलिट्री गार्ड के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे जो माय फ्रेंड्स आपका विशाखापट्टनम है वहाँ के बारे में बताता है और कहता है द पोजीशन इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल एंड नो वायलेंस हैज़ ओकर्ड, मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस ऑन द शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। कि भाई यहाँ पे सारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल के अंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी अगर यहाँ पे आता है तो हम उसको देख लेंगे, सभी गार्ड अपनी जो जगह है उसके ऊपर बिल्कुल रेडी हैं। फिर उसके बाद कहते हैं नो फर्दर ट्रबल इज एक्सपेक्टेड that a few men may refuse to work. Director of Intelligence, Headquarter, Indian Command, Situations Report number 7, file number that Home Government of India. In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by the calligraphist, that is by those who specialized in the art of beautiful writing. अब यहाँ पे my friends बताता है कि भाई जो आपका 19th century का ये टाइम था, इस टाइम पे इन सभी रिपोर्ट्स को बहुत संभाल के रखा जाता था और इनको लिखने के लिए आपके बहुत स्पेशलिस्ट कैलीग्राफ्स को बुलाया जाता था, जो कि इनको लिखते थे बहुत अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग के अंदर, ठीक है। फिर कहते हैं बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी द स्पीड ऑफ प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ द ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और माय फ्रेंड्स आपका धीरे धीरे मिड 90 तक आते आते मतलब कि इन रिपोर्ट्स को छापना, पहुँचाना
बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया था। ठीक है, बाकी माय फ्रेंड्स ये आपकी एक नेशनल आर्चिव है हमारे इंडिया की, जो कि आपके 1920s के अंदर बनाई गई थी, जहाँ पे रिपोर्ट्स को रखा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे बताता है कि हमारे न्यू दिल्ली के अंदर हमें ऐसा आर्चिव यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी माय फ्रेंड्स उसके बाद आपको बताते हैं कि सर्वेज बिकेम इम्पोर्टेंट, कि जो आपके सर्वे होते थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते थे। The practice of surveying also became common under the colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटिव। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो सर्वे उस टाइम पे करे जाते थे वो भी बहुत ज़रूरी रहते थे, क्योंकि माय फ्रेंड्स सर्वे से वो जान पाते थे कि अगर हमें किसी कंट्री के ऊपर अच्छा प्रशासन चलाना है तो हमें उसका सर्वे यहाँ पे करना पड़ेगा। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री इन दी विलेजेस, रिवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड। अब यहाँ पे बताता है कि भाई अर्ली 19th के अंदर वो डिटेल सर्वे यहाँ पे निकालते थे। आपके जो विलेज गांव का एरिया होता है वहाँ पे वो पूछते थे कि भाई कितना यहाँ पे हम कर इकट्ठा कर सकते हैं। सर्वे के बेस पे ही माय फ्रेंड्स वो सारी बातों को जान पाते थे। ठीक है, फिर कहते हैं द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी, द सोइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द cropping pattern. All the facts seems as necessary to know about to administer the region. From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years. These prepared detailed records of the number of people in all the provinces of India. Nothing important on caste, religion and occupation. There were many other surveys, botanical surveys, zoological surveys, archaeological surveys and anthropological surveys, forest surveys take। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बेसिकली यही बात बताना चाहता है कि भाई जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे। यहाँ पे यार जो ब्रिटिश लोग थे वो आपके लोकल एरिया की ये देखते थे कि भाई यहाँ पे इसकी मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, यहाँ पे किस टाइप की फसलें होती हैं, कौन सी फसलें ज़्यादा अच्छी होती हैं, कौन सी फसलें हमारे यूज़ की हैं, कौन सी हमारे यूज़ की नहीं है, यहाँ पे किस टाइप के जानवर रहते हैं, आई मीन लोग कितना कमा लेते हैं। तो माय फ्रेंड्स उसी सब सर्वे की बेस पे वो वहाँ पे टैक्स वगैरह लगाते थे। ठीक है, फिर बताते हैं कि वो जो सर्वे करते थे वो भी आपके अलग अलग टाइप के रहते थे, जैसे कि भाई आपका जूलॉजिकल सर्वे हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गया माय फ्रेंड्स, फिर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हो गया और फिर आपके फॉरेस्ट का भी सर्वे यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे माय फ्रेंड्स ये देखो आपको एक कस्टर्ड की जो होता है ना उसकी यहाँ पे पिक्चर शो कर रखी है। बेसिकली आपका एप्पल प्लांट है और यहाँ पे बता रखा है कि बोटनिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश कोलेक्ट plant specimens and information about these uses. Local artists were asked to draw picture of these specimens. Historians are now looking at the way such information was gathered and what this information reveals about the nature of colonialism। और my friends बताते हैं कि भाई वो इस टाइप के यहाँ पे पिक्चर बनवाते थे, जो भी उनको यहाँ पे प्लांट वगैरह मिलते थे उसके बारे में फिर वो डिटेल लिखते थे यहाँ पे। और माय फ्रेंड्स जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं उनकी डिटेल को स्टडी करते हैं और जान पाते हैं कि भाई जो कॉलोनलिज्म था वो हमारे इंडिया के ऊपर बेसिकली किस तरीके से वो अपना यहाँ पे काम करते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे बताता है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, कि भाई जो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड हम लोग स्टडी करते हैं, हमारे हिस्टोरियन स्टडी करते हैं, ये हमें क्या बातें नहीं बता पाते। फिर बताता है फ्रॉम दिस वास्ट करप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर दी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, कि भाई वैसे तो इनके अंदर से हमें काफ़ी सारी नॉलेज देखने को मिल जाती है, लेकिन हमें इस बात को भी यहाँ पे नहीं भूलना चाहिए कि आखिरकार ये आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर द posterity. The records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि ये हमें ये तो बता देते हैं भली बात है कि भाई जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या चाहते थे, लेकिन ये हमें ये नहीं बता पाते कि आखिरकार जो लोग थे उनकी क्या इच्छाएं थी, वो क्या बातें चाहते थे। ठीक है, इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारे हिस्टोरियंस है वो ये बातें यहाँ पे काफ़ी सारी बातें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बेस पे हमें बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपको शो कर रखी है पिक्चर, ये आपको बता रही है कि भाई कैसे एक सर्वे ऑपरेशन जो था वो लोग कंडक्ट करते थे और कैसे वो लोग यहाँ पे सर्वे करके आते थे। ठीक है, उसके बाद माय फ्रेंड्स ये देखो यार, ये जो पिक्चर है ये आपको बता रही है द रेबल्स ऑफ 1857 की, भाई जो आपकी 1857 की क्रांति यहाँ पे हुई उसके अंदर क्या कुछ आपका सिनेरियो था। तो आप इस पिक्चर को भी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बताता है द इमेजेस नीड टू बी केयरफुली स्टडीड फॉर दे प्रोजेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएट दैम। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है कि भाई
इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है उन लोगों का व्यू पॉइंट समझने के लिए जिन्होंने इसको बनाया है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं दिस इमेज कैन बी फाउंड इन द सेवरल इलस्ट्रेशन बुक्स प्रोड्यूस्ड बाय द 1857 रेबेलियन। द कैप्शंस at the bottom says mutinous sepoys share the loot in British representations. The rebels appear as the greedy, vicious and the brutals. You will need read about the rebels in chapter 5. हम माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप सभी को यही बताते हैं कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिक्चर है आपकी 1857 की क्रांति की आपको दिखा रखी है, और ये पिक्चर हमें बहुत सारी बुकों के अंदर देखने को मिलते हैं जो कि आपके 1857 की क्रांति के बारे में आपको बताती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को दिखा रखा है कि भाई लोगों का लालच और आपके जो सिपाही थे उनके बारे में मतलब सब कुछ यहाँ पे आपको विद्रोह वगैरह शो कर रखा है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद माय फ्रेंड्स आपकी जो सोर्स 2 की बारी आती है वो हमें कहती है नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब यहाँ पे आप सभी को कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कि हम ह्यूमंस के कंजप्शन के लिए सही नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। बाकी ये मेरे को लगता है कोई कोट है, इसका मीनिंग हमें अभी पढ़ के पता चलेगा, ठीक है माय फ्रेंड्स। फिर कहते हैं न्यूज़पेपर प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। Here is a report of a police strike in 1946। कि भाई अब ये बात तो आप सभी लोग जानते हो कि भाई जो हमारे अखबार हैं वो हमें बताते हैं कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक रिपोर्ट माय फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं 1946 के न्यूज़पेपर की, ठीक है। तो यहाँ पे बताता है मोर देन 2000 पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे मॉर्निंग एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर लो सैलरीज एंड द बैड क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाइड टू देम फ्रॉम द पुलिस लाइन्स kitchen. As the news spread to the other police stations, the men there also refused to take food. One of the strike said, "The food supplied to us from the police lines kitchens is not fit for the human consumption. Even cattle would not eat the chapatis and dal which we have to eat." हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946। अब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई बेसिकली हुआ क्या कि 2000 पुलिस वाले थे दिल्ली के अंदर, वो मना कर देते हैं कि भाई हम ये खाना नहीं खाएंगे और वो विद्रोह कर देते हैं। वो ये बात कहते हैं कि भाई जो हमें खाना मिलता है इतना बुरा और इतना गंदा मिलता है कि अगर हम उसको जानवरों के सामने भी डाल दें तो वो भी ना खाएं उसको, हमें ऐसी दाल दी जाती है और हमें ऐसी रोटी दी जाती है। जब ये बात और आगे तक फैली तो दूसरे जो पुलिस स्टेशन तक ये बात पहुंची तो उन्होंने भी उनका साथ दिया और फिर उन्होंने भी वहाँ पे विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया और अपना मतलब कि खाना खाना छोड़ दिया, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये है आपके हिंदुस्तान टाइम न्यूज़पेपर की 22 मार्च 1946 की, ठीक है। फिर कहता है फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर व्हेन वी बिगेन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन दी प्लेंटी दो वी आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स। माय फ्रेंड्स यहाँ पे कहते हैं कि इसलिए माय फ्रेंड्स हमारे जो हिस्टोरियंस हैं कुछ ऐसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को और कुछ और बातों को भी स्टडी करते हैं जिससे कि यार वो और लोगों के बारे में भी बातें जान पाएँ ऑफिशियल्स के अलावा, ठीक है। फिर बताता है We have diaries of people, accounts of pilgrimages and travelers, autobiography of important personalities and the popular booklets that were sold in the local bazaars. As printing spread, newspapers were published and issue were debates in the public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feeling। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो हमारे यात्री आते थे उनके अकाउंट को स्टडी करते हैं, जो ट्रैवलर लोग थे उनकी डायरी को स्टडी करते हैं, उनकी किसी की ऑटोबायोग्राफी को स्टडी करते हैं, किसी की पर्सनैलिटी के बारे में स्टडी करते हैं, वो जो उस टाइम की पॉपुलर किताबें थी उनके बारे में स्टडी करते हैं सिनेरियो को जानने के लिए कि भाई उस टाइम पे बेसिकली सीन क्या होता होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बताता है ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट फ्रॉम दीज विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस्ड एंड लाइव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स, द वर्कर इन द माइंस और द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स। गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क, yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book you will see how this can be done। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई अब हमें ये बात भी नहीं भुलानी चाहिए कि भाई जो अब हम हिस्ट्री स्टडी करेंगे वो सिर्फ उन लोगों की हेल्प से स्टडी कर पा रहे हैं जो कि उस टाइम पे पढ़े लिखे लोग थे। तो यार उनका क्या होगा जो उस टाइम पे बहुत गरीब लोग थे, आपके जो आदिवासी लोग होते थे माय फ्रेंड्स, ट्राइबल पीपल होते थे, और माय फ्रेंड्स यहाँ पे जो लोग आपके गरीब इलाकों से बिलोंग करते थे और जो माय फ्रेंड्स आपके माइन के अंदर कोयले खदान में काम करते थे, तो उनके बारे में भी हम माय फ्रेंड्स जान पाते हैं थोड़े ज़्यादा एफर्ट लगा के। उसके बारे में हम आपको आगे इस बुक के अंदर बताएंगे जब हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे। अभी के लिए आपको इसके बारे में इतना ही बताते हैं, ठीक है। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक्टिविटी गिवन है जो कि कहती है लुक एट सोर्स फर्स्ट एंड सेकंड, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, एक्सप्लेन व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप एक काम करो कि भाई जो पीछे आपने ये देखी है ना आपकी जो सोर्स हमने बताई हैं आपको, फर्स्ट सोर्स सेकंड सोर्स, दोनों को स्टडी करो और फिर देखो कि भाई इन दोनों की रिपोर्टिंग के अंदर आपको क्या यहाँ पे मतलब कि चेंज देखने को मिलता है, ठीक है।
बाकी इसी के साथ माय फ्रेंड्स आगे तो इमेजिन का पार्ट स्टार्ट होता है, सो मे बी आपका चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो माय फ्रेंड्स आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। अब ये चैप्टर आपको सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए था और ये बताने के लिए था कि भाई जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कैसे हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किया है, हम कैसे उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो माय फ्रेंड्स मे बी आपको मज़ेदार लगे होंगे। अब आप सिर्फ ये नहीं सोचते होंगे भाई हिस्ट्री के अंदर हमें डेट्स को याद करना रहता है, ठीक है। अब ये आपकी बात थी बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग हो गई होगी साबित, ठीक है। बाकी यार आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई इस वीडियो को याद से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे यार उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी स्टडी कर पाएँ, ठीक है। बाकी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं लगी है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स।